आप एक नापायदार रिश्ते के कयाम पर मुसर हो रही हैं। मैंने उन्हें आईना दिखाया। जबरदस्ती तो नहीं कर रही, दिल के हाथों मजबूर हूं। जानते हो ना, मेरे राजीव ने तुम्हारे रूप में दूसरा जन्म लिया है। उसने कई बार की कही बात दोहराई। मैं उसके छोटे भाई की तस्वीर देख चुका था। हल्की सी मुशाहबत जरूर थी, मगर वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं था, बल्कि वो 12-13 साल का था कि एक हादसे में गुजर गया था। वो आज तक उसे नहीं भुला पाई थी। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं पाकिस्तानी हूं। वो तल्खी से बोली, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करना जुर्म है क्या? दीदी समझने की कोशिश करें। उसके चेहरे पर फातियाना तबस्सुम उभरा। जितना कोशिश कर लो, अपनी दीदी की मोहब्बत को दिल से नहीं कुरेद सकते। मैं मुतरिज हुआ, आप मेरे अंजाम से वाकिफ हैं, फिर क्यों एक नए गम को अपना सीना कुशादा करना चाहती हैं? वो अज़म से बोली, तुम्हें मरने तो नहीं दूंगी। मैंने हकीकत उगली। मुझे नहीं लगता आप इतनी बाख्तियार हैं। नजरें चुराते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की। माओ बहनों की प्रार्थना बड़ी ताकत रखती है। दोनों आमने सामने खड़े मसरूफे गुफ्तगू थे। ममता दीदी उम्मीद भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। अपने गलत फेल की उनके पास कोई तोजी नहीं थी, लेकिन रवैया चीख चीख कर उनकी मोहब्बत और बेबसी का ऐलान कर रहा था। उनकी शफकत के सामने हथियार डालते हुए मैं धीरे से बोला, मुझे सख्त भूख लगी है। वो शफकत से बोली, बैठो ना, दीदी अपने हाथों से खाना खिलाएगी। मैं बैठ गया। वो मेरी पसंद का खाना बना कर लाई थी। उन्होंने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाया और फिर दर्द कुछ गोलियों की खुराक मुझे खिलाती। साथ ही बाद में खाने को भी गोलियों का एक पत्ता दे दिया था। शुक्रिया दीदी, मैंने रस्म निभाई। शर्मिंदा कर रही हो? मुतबस्सम होकर उन्होंने मेरा कान पकड़ लिया था। उनकी पुख्ता आदत थी, खफगी और मोहब्बत हर दो सूरत है वो मेरा कान पकड़ ली थी। मैं मनमनाया, ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? ये घड़ी वापस करो, कहते हुए वो मेरी घड़ी को खोलने लगी। मैं आज ही इस घड़ी का राज अफशा हुआ है। तबसरा किए बगैर वो एक काला धागा मेरी कलाई पर बांधने लगी। शायद अधूरी रस्म को अब पूरा कर रही थी। धागा बांधकर उन्होंने खफीफ अंदाज में पूछा, क्या एक बात मानोगे? आप अच्छी तरह जानती हैं क्या मनवा सकती हैं। वो मुसर हुई। जो नहीं मनवा सकती अब वो मनवाना चाहती हूं ना। मैंने तहम्मुल से कहा, बोले सुनने के बाद ही कुछ तय कर सकूंगा। सच बता क्यों नहीं देते? वादा करती हूँ तुम्हें बचा दूंगी। ये वादा हुकूमत के ऐसे ओहदेदार का है जो जाती वादों को पूरा करवाने का इख्तियार नहीं रखता। अपनी दीदी से एतबार उठ गया है। मैं तलखी से बोला, हकीकत तो ये है कि मैं सच बता चुका हूं। अब ये बताएं आपको कैसे यकीन आए कि मेरे पास बताने को कुछ और नहीं है? कहा था ना अपने देश लौट जाओ। अच्छी तरह समझाया था मगर तुम न माने। लगा वो गड़े मुर्दे उखेड़ रही हैं। अब पछताने से गया वक्त नहीं लौट सकता दीदी। मैंने बज़ाहिर गलती का एतराफ करना जरूरी समझा। चलती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मैं बात करके तुम्हारी जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। पहली फुर्सत में अपने आदमियों से रब्ता करके पाकिस्तान लौटने की करो। वो बैनुल सतूर मुझे कुरेद रही थी कि अगर मेरे राब्ते किसी से हैं तो एतराफ कर लूँ। करण आपका क्या लगता है? मैंने इश्तियाक से पूछा। कुछ नहीं लगता कमीना। उनके होठों पर मध्यम तबस्सुम उभरा जो बावर कर रहा था कि वो उनका सब कुछ था। मैंने तस्दीक चाही। रोहन गजराल एक फर्जी नाम था ना? करण का असल नाम रोहन ही है। महजूज अंदाज में कहते हुए उन्होंने करीब होकर मेरे माथे पर बौसा दिया और जो ही मुड़ी मेरी नजर उनके बालों में उड़सी लोहे की बारीक तार की बनी चिमटियों पर पड़ी। मैं एकदम बोला, ममता दीदी। वह रुक कर पलटी। आंखों में इस्तफसार और चेहरे पर खिफत थी जो ऐलान कर रही थी कि वो मेरी हर किस्म की मदद से कासिर थी। मैंने करीब होकर दोनों हाथ उनके सर पर रखे। प्लीज यहाँ आकर खुद को तकलीफ न दिया करें। जानता हूँ आप बेबस हैं। जब तक जिंदगी है आप मेरी दीदी ही रहेंगी। पाकीज़ा, मुकद्दस, मासूम और बहुत ज्यादा शफकत करने वाली। मैं चाहूं भी तो आपसे नाराज नहीं हो सकता और ये भी जानता हूं मेरी गिरफ्तारी में आपका कोई किरदार नहीं है। ना आपके बस में मेरी आज़ादी ही है। खुद को कभी कसूरवार और दोषी न समझना, क्योंकि जरूरी नहीं जो आप चाहती हैं सब वैसा ही जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखना। उनके बालों पर बोसा देकर मैं पीछे हो गया। इस दौरान मेरे दाएं हाथ की उंगलियां अपना काम कर चुकी थी। आंखों पर उल्टा हाथ फेरते हुए वो एकदम मुड़ी और बाहर निकल गई। यकीनन वो दोहरे एहसासात का शिकार थी। भारत माता से मोहब्बत और वफादारी इनके खून में शामिल थी और मुझे नादा निस्तगी में इस भाई का दर्जा दे बैठी थी जिसने कभी उनके हाथों में दम तोड़ा था। जदीद साख्त की बालों की चिमटी मेरे दाएं हाथ से जेब में मुंतकिल हो गई थी। चिमटी की बनावट में मजबूत फौलाद की तार इस्तेमाल हुई थी। उम्मीद थी इसे कुफल खुल जाता। तीनों मुहाफिज इंतजार कर रहे थे। इनके निकलते ही एक ने दरवाजा कुफल कर दिया। लोरा पर उन्होंने सरसरी नजर डालना भी गवारा नहीं की थी। क्या मामला था? इनके जाते ही लोरा ने बेसब्री जाहिर की। मैंने मुख्तसर अल्फाज में ममता दीदी का तारुफ करवा दिया। वह मायूसी से बोली, मौका था, तुम इसे यरगमाल बनाकर भागने की कोशिश कर सकते थे। मैंने मुंह बनाया। इन्हें एतमाद था तो अपने आदमियों को बाहर भेजा, वरना दुश्मन मुल्क के जासूस के साथ अकेला बैठने का खतरा कौन मोल लेता है। लोरा वसूख से बोली, वो बहन बनकर तुमसे राज उगलवाने आई थी, तभी उसे तुम तक आने की इजाजत मिली। यकीनन ऐसा ही है। मैंने इस बात में सारी लाया कि लोरा की बात से रत्ती भर इख्तिलाफ नहीं था। इसे नुकसान पहुंचाए बगैर हम अपना काम कर गुजरते।
लोरा ने गहरे दुख का इजहार किया। मैंने जेब से चिमटी निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराई। लोरा की आंखों में खुशगवार हैरानी नमदार हुई। ये कैसे? इन्हें बहन समझने का मतलब यह नहीं कि अपनी फिक्र छोड़ दूं। पर मुस्कुराई। बिलाशुबा तुम्हारी खैर ख्वाह निकली। वो दिल से चाहती है मैं फरार होकर पाकिस्तान लौट जाऊं, मगर मदद करने से कासिर हैं। बल्कि इनकी हुब्बुल वतनी से लगता है मेरे फरार को रोकने की पहली गोली इन्हीं के पिस्तौल से निकलेगी। फौजम से बोली तुम फरार होकर जो चाहे करो, मगर मैं शुक्ला को मौत के घाट उतारे बगैर इंडिया नहीं छोड़ने वाली। मैं बज़ाहिर संजीदगी से बोला अगर इस काम में मददगार बनूं तो पुराना वादा पूरा होगा। कौन सा वादा? उसे हैरानी हुई थी। मैं शरारती तबस्सुम से बोला वो डेट वाला। तो उसने दांत पीसे रिजा, इंडियन एजेंसियों ने तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया होगा जो मैं करूंगी। मैंने मौजू तब्दील किया। पहले यहां से निकलने का सोचो। सुबह नाश्ता लाने वाले सिर्फ 2 आदमी होते हैं। अपने हथियार भी उन्होंने कंधों पर लटकाए होते हैं। कहा आज रात भी तुम शुक्ला की मेजबानी को तैयार हो? नहीं तो वो घबरा गई थी। हमें अभी कोशिश करना होगी। मुझे ले जाने वाले काफी बेपरवाह होते हैं। जब जिंदा में दाखिल होंगे तब हमला कर दूंगा। मुझ पर काबू पाने को वो तुमसे काफिल हो जाएंगे, तब तुम टूट पड़ना। एक बार उन्हें बेहोश कर लिया तो बाकी काम मुश्किल नहीं रहेगा। बैरूनी दरवाजा भी खुला मिलेगा। उसने तशवीश जाहिर की। मुझे नहीं लगता तुम खातिर ख्वाह मुज़ाहमत कर पाओगे। मैं एतमाद से बोला एक बंदे को नाकारा कर लूंगा। 2 का बंदोबस्त तुम्हें करना होगा। अगर नाकाम हुए तो क्या? मैंने कतई कलामी की। जो हो चुका है इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? जिंदगी की उम्मीद में यूं भी खो चुका हूं। उसे मुतमिन अंदाज में सरी लाया और हम मंसूबे की नोक पलक दुरुस्त करने लगे। मंसूबे के मुताबिक लोरा को जिंदा का कुफल खोलना था। वो तजर्बाकार स्नाइपर और तरबियत याफ्ता कमांडोज थी। तार के जरिए कुफल खोलने का शोबदा उसके लिए अनोखा या मुश्किल नहीं था। मैंने चिमटी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुफल खोल दो क्योंकि वो किसी भी वक्त टपक सकते हैं। दीदी के आने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे आज दिन को आराम का मौका देने वाले हैं। वो चिमटी को उधेड़ कर तार को सीधा कर चुकी थी। इजाजत मिलते ही कुफल के साथ मसरूफ होगी। 1.5-2 मिनट की मगजमारी के बाद उसे कामयाबी मिली थी। एक बार कुंडा खोलकर उसने दरवाजा खुलने की तस्दीक की और फिर कुंडे में ताला फंसा कर बैठ गई। अब हमें साथियों का इंतजार था। गोजलादों की टोली से पहले कोई लोरा को ले जाने भी आ सकता था और ऐसा होने की सूरत हमारा मंसूबा नाकाम हो जाता कि कुफल को खुला हुआ देखकर वो न सिर्फ चौंक जाते बल्कि हमारी निगरानी सख्त कर देते। अब तो उन्हें हमारी बेबसी का यकीन हो गया था और इसके बरक्स करने की सूरत ये कुबाहत थी कि जल्लादों की आमद के बाद लोरा कुफल खोलकर योरश नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसे मंसूबों में इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। हम सख्त बेचैनी महसूस कर रहे थे। जरा सी लग़ज़िश हमारी मुसीबतों में कई गुना इजाफा कर सकती थी। कशीदा असाब के साथ हम लम्हों के गुजरने का इंतजार करते रहे। इंतजार के लम्हात तवील होकर घड़ियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, मगर किसी भी शैय की तवालत इसके दवाम पर ताल नहीं है। वसल के औकात जल्दी गुजर जाते हैं। हिजरो इंतजार तूल खींचते हैं, लेकिन गुजरना हर 2 का मुकद्दर है। इंतजार का इख्तिताम कदमों की चाप पर हुआ था। लोरा इस्तराबी अंदाज में खड़ी हो गई थी। मैंने फौरन हाथ से उसे बैठने का इशारा किया। वो जिस सुरात से उठी उतनी ही तेजी से बैठ गई। स्नाइपर पुत्र है, आज हमें आने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तेरे लिए ऐसा इलाज सोचा है कि आइंदा कम अज कम बाप नहीं बन सकोगे। रवि इस्तज़ाइया अंदाज में कहता हुआ अंदर घुसा। उसके हाथ में हथकड़ी थी। अकम में सरबंद था जिसने काला नकाब पकड़ा हुआ था। गौतम दरवाजे ही पर खड़ा हो गया। मैं नकात का मुजाहरा करते हुए जमीन पर हाथ टेक कर उठने लगा। उस्ताद सुना है चमक चलो मेजर से मिलने आई थी। यकीनन रवि ने ममता दीदी का जिक्र किया था। गौतम बोला करण साहब ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ है। सर पर तो नहीं, अलबत्ता रवि ने ममता दीदी के लिए नहायत लच्चर, गलीज और बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दूसरों ने कहका लगाकर उसकी हौसला अफजाई की थी। इन लम्हात में रवि सरबन की जानिब मुतवज्जा हुआ। इन पर हमला करना मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन इसकी घटिया बात ने मेरे दिमाग में चिंगारियां भर दी थी। यूं लगा मेरी सगी बहन के खिलाफ बकवास की गई हो। पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए मैंने घुटना उसकी टांगों के बीच उठा दिया। उफ! वो कराते हुए झुका। उसके हाथ मजरूब मकाम की तरह बड़े थे। मेरा घुटना दोबारा उठा। अब निशाना उसकी ठोड़ी बनी थी। जोरदार कराह के साथ वो लंबा लेट गया था। तुम कुत्ते! सरबन मुगल्लजात बकता हुआ बड़ा। जिस्मानी तकलीफ को खातिर में लाए बगैर कदम आगे बढ़ाकर उछला। मेरा घुटना दुम्बे के सर की तरह उसके पेट की तरफ बढ़ा था। एक तो वो तेजी से आगे बढ़ा था, दूसरा मैं भी 2 कदम लेकर जोर से उछला था। धप की जोरदार आवाज उभरी। घुटना उसकी बाईं पसलियों के नीचे लगा था। वो टकराता हुआ नीचे गिरा और अजियत से तड़पने लगा। गौतम हक्का बक्का खड़ा था। उसके वहमो गुमान में भी वो सूरत-ए-हाल नहीं थी। उसने फौरन जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकालना चाहा, लेकिन इसकी बदकिस्मती के तब तक लोरा करीब पहुंच चुकी थी। उसे आखिरी लम्हात में गड़बड़ का इदराक तो हो गया था, मगर उसके संभलने से पहले लोरा ने खड़ी हथेली का वार गर्दन पर किया। वो लहराता हुआ ऊंधे मुंह गिर गया था। तीनों हमारी तवक्का से भी नर्म हदफ साबित हुए थे। लोरा ने फौरन गौतम के पिस्तौल पर कब्जा जमा लिया था। रवि और सरबन की तलाशी लेकर मैंने दोनों के पिस्तौल निकाले और बेल्ट खोलकर उनके हाथ पुश्त पर बांधने लगा। गौतम की जिसामत मुझसे मिलती थी। उसके जूते उतार कर मैंने पाँव में डाले और कमीज उतार कर पहन ली।
इनकी जेबों से निकलने वाली थोड़ी बहुत नकदी भी अपनी जेब में मुंतकिल की और गौतम के हाथ भी चक्कर दिए। इतनी देर में कसमसा कर तीनों होश में आने लगे थे। मैं लौरा का मुखातिब हुआ, चाहे तुमसे देखा ना जाए, बेहतर होगा दाखिली दरवाजे पर चले जाओ, हमें जल्दी करना होगी। उसने बेसब्री जाहिर की थी। मुकद्दर ने मौका दे ही दिया है तो सीना ठंडा करने दो। अपना लहजा मुझे भी बेगाना लगा था। पिछले चंद दिनों से इनकी दरिंदगी का निशाना मैं बन रहा था। अब बदला लेना तो बनता था। जल्दी करना। समझदारी का मुजाहरा करते हुए बाहर निकल गई। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। होश में आते ही गौतम ने धमकी दी थी। अब मेरी बारी। गौतम की जेब से बरामद होने वाले चाकू की तेज धार पर हाथ फेरते हुए मैं जहर खंत हुआ। गौतम ने एतमाद का मुजाहिरा किया। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा बस तुम सोचते हो। मैंने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए चाकू की नोक उसकी आंख में घोंपती थी। उसके हल्क से लर्ज़ाखेज चीख बरामद हुई। ऐसी ही कई चीखें गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मेरे हल्क से बरामद हो रही थी। चीखने के साथ उसके मुंह से मुगल्लज़ात का चश्मा उबल पड़ा था। तवज्जो दिए बगैर मैंने उसकी दूसरी आंख में भी चाकू घोंप दिया। तकलीफ की शिद्दत से वो ज़िबा होते हुए जानवर की तरह फड़क रहा था। पतलून सामने से गीली हुई और पानी नीचे तक फैल गया। रवि और सरपन की आंखों में हरास फैल गया था। अब भगवान के लिए माफ कर दो, दोनों के क्या है, इसी के पास भेजने लगा हूं। इत्मीनान से कहते हुए मैंने बारी बारी दोनों की आंखें फोड़ दी थी, मगर अफसोस कि मैं ज्यादा देर इनके तड़पने का दिलकश मंजर नहीं देख सकता था। तीनों मुझे गालियां बक रहे थे, खतरनाक अंजाम की धमकियां दे रहे थे और साथ बुरी तरह करवटें बदल रहे थे। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम तीनों के हल्क से गटर की गंदगी के मानिद बदबूदार गली सड़ी गालियां बरामद हो रही थी। मैं चाहता हूं तुम ज्यादा से ज्यादा तकलीफ काटो, लेकिन वक्त की कमी के बायस ये दिलकश नजारा देख नहीं सकता। अफसोस का मुजाहरा करते हुए मैंने तीनों की कलाइयों की रगें काट दी। खून तेजी से फर्श रंगीन करने लगा था। इनके लिबास पर रगड़ कर मैंने धार साफ की और चाकू जेब में डाल दिया। वो कभी गालियां बकते, कभी जिंदगी की भीख मांगने लगते। मैं कभी इतना शक्की और कल्ब और बेरहम नहीं रहा कि किसी के तड़पने पर लुत्फ अंदोज हो सकूं, मगर इन तीनों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। इतनी अजियतें दी थीं कि मैं सरतापा इंतकाम में ढल गया था। मैंने ताले की चाबी लौरा वाले दरवाजे की कुफल में घुसेड़ कर छोड़ दी थी, ताकि तफ्तीश करने वाले समझें मैंने इन तीनों को हलाक करके लौरा को आजाद कराया है। यूं ममता दीदी पर किसी को भी शक न गुजरता। लौरा ने ममता दीदी की चिमटी वहीं फेंक दी थी, वो मैंने उठाकर जेब में डाली। कहते हैं जो अजीज होते हैं इंसान हर हाल में पहले उनके भले का सोचता है। इस वक्त भी मेरे दिमाग में ममता दीदी की हिफाजत का ख्याल जागुज़ी था, तभी एहतियाती तदाबीर पर अमल कर गुजरा था, वरना वो फंस जाती। इनका मेरे साथ हमदर्दाना रवैया इनके बड़ों की नजर से ओझल नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि इन्हें जरा भर भी तकलीफ पहुंचे। लौरा बेचैनी से मुंतजिर थी। हम हमारे से अनजान थे, ना मालूम वहां कितने अपराध मौजूद थे और इनके पास कौन कौन से हथियार थे, क्योंकि मरने मारने का मरहला शुरू हो गया था और इनके हाथ आने का मतलब दर्दनाक मौत को गले लगाना होता। वह बरहम हुई, इतनी देर लगा दी। इसके वावेले को दरखो एतना न जानते हुए मैंने पिस्तौल काक किया, कोशिश करना किसी की जान जाया न हो। वो ताना जन हुई। इन तीनों के साथ क्या कर रहे थे? वो इसी काबिल थे, बाकी किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। उसने मुंह बनाया, मुझे सिर्फ शुक्ला की गर्दन उतारने में दिलचस्पी है। मुझे शाना बशाना पाओगी। इस पर एहसान धरते हुए मैंने दरवाजे को आहिस्तगी से अंदर की जानब खींचा। वो कुछ कहने लगी थी, मगर मुझे दरवाजा खोलते देखकर हुनकारा भर कर रह गई थी। दरवाजे में झुरी करके मैंने बाहर झांका। सामने सामान से आरी कमरा नजर आया। चलो, मैं सुरात से बाहर निकला। लौरा ने मेरी तकलीद की थी। वो तरबियत याफ्ता कमांडो और पेशावर स्नाइपर थी, कोई आम लड़की नहीं कि मुझ पर बोझ होती। कमरे के दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने उसे दाहिनी जानिब का ख्याल रखने का इशारा किया। उसने सर हिला दिया था। हमने एक साथ दरवाजे के दोनों पट खोले और सुरात से बाहर निकले। दोनों जानब तवील राहदारी थी। इस तरफ सुरात से फैसला करते हुए मैं बाएं जानब बढ़ गया। लौरा मेरे पीछे होली। मैं मुकम्मल सामने की तरफ मुतवज्जा था, जबकि लौरा उल्टे कदमों भागती हुई आ रही थी। अकब का ख्याल रखना इसकी जिम्मेदारी थी। हमने किसी भी कमरे में झांकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारी अव्वलीन तरजीह वहां से बखैरियत निकलना था। मोड़ के करीब पहुंचते ही हम दीवार से टेक लगाकर रुके और फिर एक साथ सामने हुए। चंद कदमों के फासले पर दो मुसल्लह अफराद खरामा खरामा तशरीफ ला रहे थे। दोनों के हथियार कंधे पर लटक रहे थे, हाथों पर। मैं धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। लहजे से ज्यादा मेरे पिस्तौल ने उन्हें डराया था। कदम रोकते हुए दोनों ने हाथ बुलंद कर लिए थे। हमने बिजली किसी तेजी से दरमियानी फासला तय किया। जिंदगी और मौत का खेल जारी था। ऐसे हालात में मुझे जिस्मानी तकलीफ भूली हुई थी। उल्टा घूमो। करीब जाते ही मैंने हुक्म दिया। मुझे कीना तो नजरों से घूरते हुए वो मुड़ गए। लौरा की सवालिया नजरें मेरी जानिब उठी। मैंने ऊपर नीचे सर हिलाते हुए पिस्तौल को नाल से पकड़ा और दस्ता पूरी कुव्वत से सामने वाले के सर में जड़ दिया था। लौरा भी पीछे न रही। उसने काफी सख्त वार किया था। मजरूब धराम से फर्श पर गिर पड़ा। दोनों ने गले में 9mm लटकाई हुई थी, जिसकी मैगजीन में 34 गोलियों की गुंजाइश होती है।
वो इंडिया की इजाद करदा वो सब मशीन गन थी और कारकर्दगी में पिस्तौल से बेहतर है। हमने अपने पिस्तौल पतलून के अक्के में उड़से और कार्बाइन कब्जे में की। इनके फोल्डिंग बट सीधे करके हमने का किया और आगे बढ़ गए। राहदारी का इख्तिताम एक खुले हाल में हुआ, जिसके एक कोने में आमने सामने सोफे रखकर ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। वहां दो अफराद शीशे के गिलास थामे पीने में मसरूफ थे। हम पर नजर पड़ते ही वो उछल कर खड़े हो गए थे, हाथ ऊपर। मैंने कार्बाइन की नाल से इशारा कर दिया था। एक आदमी एतमाद से बोला, जवान अपनी सख्तियों में इजाफा कर रहे हो, अगर सोच रहे हो छुप जाओगे तो ये गलत फहमी दिल से निकाल दो। मुंबई का कोई कोना तुम्हें पनाह नहीं दे सकेगा। मैं दबंग लहजे में बोला, तुम्हारा मसला अपनी जान बचाना है, जो तुम हाथ उठाकर ही बचा सकते हो। उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए थे। आगे बढ़ो। इनकी पीठ से कार्बाइन की नाल जोड़कर हमने दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया। 2 कदम लेते ही लोरा के सामने वाले ने तेजी का मुजाहरा किया और एकदम मुड़कर हथियार पर हाथ डाल दिया। बैरल पर हाथ डालते हुए उसने धाने का रुख खुद से हटाया, मगर लोरा के जवाबी रद्देअमल का तोड़ नहीं सोचा था। उसने लोरा को कुछ ज्यादा ही हल्का लिया था। वजह यकीनन उसका लड़की होना था। लोरा ने कार्बाइन खींचने की कोशिश नहीं की। जो ही मुखालिफ ने बैरल को पकड़ा, कदम भरते हुए वो करीब हुई और एकदम अपना घुटना उठा दिया। ऊक की बुलंद आवाज से वो झुका। उसकी गिरफ्त कार्बाइन की नाल पर ढीली हो गई थी। लोरा ने कार्बाइन खींचते हुए बट को मजबूती से पकड़ा और नाल पूरी कुव्वत से उसके सर पर रसीद कर दी थी। वो लहराते हुए जमीन बोस हो गया था। इसी वक्त 2 अफराद दंदनाते हुए अंदर आए। जाने कैसे उन्हें खतरे का एहसास हुआ था कि दोनों ने हथियार फायरिंग हालत में पकड़े हुए थे। खबरदार, हाथ ऊपर है, एक दुरुस्त लहजे में चिल्लाया। इसका फिक्रा बमुश्किल पूरा हुआ था कि मैंने घुटना नीचे टेक कर 2 मरतबा लबदबी दबा दी थी। इतनी तेजी से चलाई हुई गोलियां राइफलों पर लगी थी। इनके हाथों से हथियार गिर गए थे। एक के बाजू पर हथियार से उचटकर गोली कैरी खराश डाल गई थी। मधाड़ा, हाथ उठाकर जान बचा सकते हो। इन्होंने घबराकर हाथ ऊपर कर लिए थे। गोली चलने पर अंदरूनी अमार से शोर गुल की आवाजें बुलंद हुई थी। न जाने वहां कितने अफराद मौजूद थे। अगर सब इकट्ठे हो जाते तो हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाता। मैं लम्हे के 20वें हिस्से में फैसला कर चुका था और कार्बाइन की नाल पूरी कुव्वत से अपने कैदी के सर पर रसीद करती। वो तेज करा के साथ नीचे गिर गया था। इस दौरान लोरा गन ताने दोनों मुहाफिजों के करीब पहुंच गई थी। गन कब्जे में लो। कार्बाइन सीधी करते हुए मैं लोरा को मुखातिब हुआ। मेरे चौकस होने का यकीन करती लोरा ने दोनों हथियार कब्जे में ले लिए। उनके पास क्लाशिनकोफ थी। खूम चाओ। करीब होते ही मैं धाड़ा। खामोश भरी नजरों से घूरते हुए उन्होंने रुख तब्दील किया। लोरा और मेरी कार्बाइन एक साथ हरकत में आई थी। इनके सर की सख्ती का अंदाजा कार्बाइन की फुलादी नाल से करके हमने आर्जी तौर पर छुटकारा पाया। लोरा ने क्लाशिनकोफ मेरी जान बढ़ा दी थी कि कारकर्दगी के लिहाज से क्लाशिनकोफ कार्बाइन से बेहतर है। दोनों क्लाशिनकोफों के साथ दोहरी मैगजीनें लगी थीं। 2 मैगजीनों को एक दूसरे के मुखालिफ रखकर दरमियान से शिकंजे में कस देती हैं और फिर एक मैगजीन के खाली होने पर दूसरी मैगजीन लगा ली जाती है। हिफाजती लीवर को अगली गोली सिंगल फायर पर लगाकर मैंने कहा किया। गन पहले से काक हो सकती थी और ऐसा होने की सूरत चैम्बर में पड़ी गोली बाहर निकल सकती थी, लेकिन हथियार के काक होने की तस्दीक करना हर तरवेज याफ्ता का पहला असूल है। काकिंग हैंडल छोड़ते ही चैम्बर से गोली बाहर निकली थी, जिसका साफ मतलब यही था कि इन सुरमाओं ने अब तक क्लाशिनकोफों को काक नहीं किया था। यही हरकत लोरा भी दुरा चुकी थी। गने काक करते हुए हमारे कदम बहरहाल रुके नहीं थे। हाल से निकलते ही हम तवील बरामदे में पहुंचे। लोरा ने लकड़ी का दरवाजा भीड़ा और कुंडों में 1A1 कार्बाइन की मैगजीन पंसाकर अर्जी रुकावट खड़ी कर थी। मैं दाखिली दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरफ मुतवज्जा था, जिसने हमें देखते ही क्लाशिनकोफ सीधी कर ली थी। नीचे जोर से चीखते हुए मैंने लोरा पर छलांग लगाई और उसे साथ लिए ढेर हो गया। तड़तड़ की भयानक आवाज से गोलियां लकड़ी के दरवाजे से टकराई थी। मुझे एक लम्हे की देर हो जाती तो लोरा चलनी हो गई होती। क्लाशिनकोफ मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। पुख्ता जमीन से इत्तिसाल होते ही मेरे मुंह से जोरदार कराह खारिज हुई थी। रीचा, लोरा मुतवहिश होकर चिल्लाई। वो मेरे बाजुओं में थी। इसे लगा मुझे गोली लगी है। ठीक हूं। इसे गिरफ्त से आजाद करते हुए मैं लुढ़क कर अपनी क्लाशिनकोफ के नजदीक हुआ। इस दौरान लोरा 2 मरतबा लबलबी दबा चुकी थी। दोनों गोलियां चौकीदार की टांगों में लगी थी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा, लेकिन उसने क्लाशिनकोफ को नहीं छोड़ा था। कोहनी के बल लेटते हुए उसने क्लाशिनकोफ को सीधा करने की कोशिश की, मगर उससे पहले मेरी गन गोली उगल चुकी थी। गोली लकड़ी के फ्रंट हैंड गार्ड से टकराई और गन उसके हाथ से छूट गई थी। लोरा के मुंह से बेसाख्ता तहसीन अमेज अंदाज में बरामद हुआ, तुम वाकई शार्प शूटर हो। मेरे नाम SS को उसने खुद साख्ता मानी पहना है। गाड़ी लाओ, मैं दरवाजा खोलता हूं। इसे हदायत देता हुआ मैं भाग पड़ा। चौकीदार जख्मों की परवाह किए बगैर गन की तरफ रेंग रहा था। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर भी खटपट शुरू हो गई थी। यकीन लोरा का कुंडों में मैगजीन पंसाना मुफीद रहा था। चौकीदार के क्लाशिनकोफ तक पहुंचने से पहले मैं इस तक पहुंच गया था। मेरे पांव की भरपूर ठोकर उसके सर में लगी। माथा पुख्ता फर्श से टकराया और उसे आर्जी तौर पर सारी तकालीफ से छुटकारा मिल गया। उसे पांव से घसीट कर मैंने दरवाजे के सामने से हटाया और कुंडा खोलकर दरवाजे के पट खोल दिए। अंदरूनी इमारत का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था।
वो दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसा होने पर हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाना था। उन्हें दरवाजे से दूर रखना नहायत जरूरी था। कलाशंकोव सीधी करके मैंने दरवाजे के निचले हिस्से पर शस्त्र साधी ताकि गोली किसी की मौत का सबब न बने। लकड़ी का 1-2 इंच मोटा दरवाजा गोली को नहीं रोक सकता था। इस मुतालिक मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि 2-3 इंच मोटी लकड़ी कलाशंकोव वगैरह की गोली को रोक नहीं सकती। 3-4 गोलियां जाया होती ही दरवाजे का धड़धड़ाना रुक गया था। इसी वक्त नए मॉडल की डबल कैबिन दरवाजे की तरफ बढ़ती दिखाई थी। ड्राइविंग सीट पर लौरा बैठी थी। मैं नहीं चाहता था लौरा सेन में गाड़ी रोके, इसलिए फौरन गली में निकल गया। किसी भी जानिब से गोली चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। हम न सिर्फ इमारत के हदूद अरबा से अनजान थे, बल्कि वहां मौजूद आदमियों की तादाद से भी नावाकिफ थे। वो पोश इलाका था। गली काफी कुशादा और साफ सुथरी थी।